हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी चीज आपसे स्किप ना हो और सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं। आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में कई बच्चों को यह रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो काफी आसानी होगी। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको क्लास 11th की फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लिक करके अनलॉक है सारी पीडीएफ, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो डाउनलोड कीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, स्टोर सेक्शन में जाइए और क्लास 11th की फ्री पीडीएफ वहां से ले लीजिए। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो फोर्स की बात क्या होती है कि फोर्स क्या है। तो देखिए, फोर्स को एक एजेंसी या पुश और पुल के फॉर्म में समझा जाता है, जो कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी रुकी है तो उसको चला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको एक्सलेट कर सकता है, डीएक्सलेट कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल सकता है। तो फोर्स एक ऐसा एजेंसी है, ऐसी एक एक्सटर्नल चीज है पुश और पुल के फॉर्म में, जो किसी बॉडी को चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो ये एक एजेंट है फोर्स। तो यहां सरल भाषा में फोर्स कैन चेंज स्पीड। अगर स्पीड कोई चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो 40 मीटर पर सेकंड करनी फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया जा सकता है, और अगर कोई बॉल है उसको आप दबा रहे हैं, वो डिफॉर्म हो गई, तो उसके शेप को भी फोर्स फोर्स उस शेप को भी चेंज कर सकता है। दैट इज फोर्स। फोर्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि फोर्स को लेके ही लॉज ऑफ मोशन में सारी चर्चाएं हैं। खैर, अब इनर्शिया की बात करते हैं। तो इनर्शिया क्या होती है? बेसिकली इनर्शिया ये एक इनएबिलिटी होती है एक बॉडी की, जो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर इस पेन को मैं अपने हाथ में ऐसे रख दूं तो अपने आप ये पेन चल नहीं सकता है। अगर इसको चलना है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी बेसिस पे यानी इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी, ना कर पाना, किस चीज को अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाना, वो इनर्शिया है। तो इस इनर्शिया में तीन तरह के इनर्शिया डिफाइन किए गए हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बॉडी रुकी है वो रुकी रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बॉडी चल रही है चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो मेंटेन रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो मास ऑफ ए बॉडी, देखिए इनर्शिया किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो जिसमें हम कहते हैं कि मास ज्यादा है, उसके अंदर सिंपली हम बात करते हैं कि इनर्शिया ज्यादा है। जैसे कि साइकिल बाइसिकल है, उसपे उसको हिलाने में कम ताकत लगती है, इनर्शिया कम है। और वहीं आप ट्रक ले लीजिए, उसको हिलाने में बहुत ताकत लगेगी क्योंकि मास ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात ये हो गई। मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को डिफाइन किया गया मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। यूनिट इसकी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1। इसको आप याद कर लीजिए। न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को खुद नहीं चेंज कर पाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो खुद नहीं चल पाएगी, चलाने के लिए फोर्स चाहिए। चल रही है, रोकना है तो एक फोर्स चाहिए। अपनी स्टेट को, रुकी हुई स्टेट हो चाहे चलती हुई स्टेट को, वो चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? उस फोर्स का बात जिक्र तो न्यूटन का पहला लॉ करता है, लेकिन दूसरा लॉ ये बताता है, जो कि रियल लॉ बोला जाता है क्योंकि न्यूटन के दूसरे लॉ से पहला और तीसरा लॉ निकाला जा सकता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है कि फोर्स कितना चाहिए, फोर्स है क्या, उसको क्वांटिफाई करता है। तो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है दो, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहां दो बातें, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है तो एक बात ये निकल के आती है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यहां से मिला, डायरेक्शन यहां से मिला।
तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। इंपल्स क्या चीज होती है? जब बहुत ही लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे और एक डेफिनेट चेंज इन मोमेंटम करा दे, तो उस फोर्स को हम कहने लगते हैं इंपल्सिव फोर्स। लार्ज फोर्स, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और डेफिनेट चेंज इन मोमेंटम। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, बैट से अगर बॉल को हिट करेंगे तो ये बॉल बहुत ही क्षण भर के लिए बल्ले के कांटेक्ट में आती है और हिट करते हैं, छक्का मार देता धोनी या विराट कोहली या रोहित शर्मा। तो यहां पर ये इंपल्स हो जाता है। इंपल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एफ इंटू टी से। एफ इंटू टी, या ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है डेल्टा पी। अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो वही आपका इंपल्स निकल आता है। तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स जैसा यहां पे लिखा हुआ एफ इंटू टी या डेल्टा पी के बराबर ये होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ होता है जो कि बड़ा फेमस है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। ये दो बॉडी है ए और बी, तो ए मान लीजिए बी पर फोर्स लगाती है एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये एफ ए बी जो बी है ए पर फोर्स लगाती है एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन फोर्सेस का देखिए तो डायरेक्शन एक का इधर और एक का इधर है। हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये दो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो किसी एक बॉडी पर इक्वल अपोजिट लगे तब तो कैंसिल हो। यहां तो दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इस पे इधर, तो काहे को कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये कैंसिल नहीं होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल कर दो। तो इससे निचोड़ क्या निकलता है? ए सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट, यानी इस दुनिया में सिंगल फोर्स लगता ही नहीं है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, भले हम उसको जान पाए ना जान पाए, लगेगा पेयर में ही। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूटन की जो थर्ड लॉ है वो जानना जरूरी है। यहां पर कंफ्यूजन आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्सेस। यानी फोर्सेस किसी प्रकार के हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फलाना धमाका, किसी भी टाइप का फोर्स हो, आपको एक्शन रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे मैंने कहा था कि ये डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, अलग अलग, ए पर अलग, बी पर अलग। द फोर्सेज ऑफ एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये लगते ही डिफरेंट बॉडीज पे हैं, तो काहे को कैंसिल करेंगे। फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा जोड़े में फोर्स लगते हैं। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इंप्लाइड इन थर्ड लॉ। ये इसका ये मतलब है कि आप ऐसा ना समझ लीजिएगा कि एक्शन पहले लगता है उसके बाद ही रिएक्शन लगता है, नहीं, दोनों इंस्टेंट प्रोसेस हैं। आप इसको एक्शन माने तो इसको रिएक्शन कह दीजिए, या इसको रिएक्शन मांगे तो इसको चाहे इसको एक्शन कहें रिएक्शन कहें, चाहे इसको एक्शन कहें इसको रिएक्शन कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों इंस्टेंटेसली लगते हैं, इंस्टेंट प्रोसेस हैं। यहां पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था जब मैं पढ़ता था, ये पहले कौन लगेगा, तो पहले कोई नहीं लगता, जैसे ही एक लगता है दूसरा तुरंत लगता है, दोनों में से जिसको भी पहले मान लीजिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी सिस्टम पर, तो टोटल लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का कंजर्व होता है, यानी P जो रहता है वो कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी जो P होगा उस सिस्टम का वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट बेटा कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपकी 0 रहे। तो जब ऐसा होगा तो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस, अब देखिए क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट फोर्सेस। क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट फोर्सेस? वो फोर्सेस होते हैं जो सेम पॉइंट से पास हो रहे हो। पहले तो ये समझ लें, तब तुम कॉन्ग्रेंट फोर्सेस की बात करें। तो ये देखिए यहां पर इस पॉइंट से ये F1, F2 और ये F3 तीनों पास हो रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट फोर्सेस हैं। तो ए नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर रिजल्टेंट इज 0। अगर हम ये जो कॉन्ग्रेंट फोर्सेस, एक पॉइंट से पास होने वाले जो कॉन्ग्रेंट फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट अगर 0 आ जाता है, यानी जैसे इन F1, F2, F3 को जोड़ो वेक्टोरली और उसका वैल्यू 0 आ जाए, तो हम बोल देते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी वो बॉडी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे चल नहीं सकती है।
लेकिन फुल इक्विलिब्रियम नहीं कह पाते, क्योंकि जैसे पंखा सीलिंग फैन है, वो कहीं चल के जा नहीं रहा, अपनी जगह घूम रहा है, तो उसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए कि वो रुक जाए, वो चले भी ना। उसके लिए आपका टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर आपको कंप्लीट इक्विलिब्रियम चाहिए कि ना वो आगे बढ़ के जाए ना वो गोल गोल घूमे, तो आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए, और ये डेल्टा एफ बराबर 0, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए, डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 0, जो चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपको मिलता है, ना ट्रांसलेशनल भी मिल जाएगा इक्विलिब्रियम और रोटेशनल भी मिल जाएगा। अब एक क्या होता है, तीन फोर्सेस अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो, और अगर बॉडी बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में है, तो ये एक लामीज थ्योरम है, ये कई जगह आपकी मदद करती। तो मैंने कहा क्यों ना आपको बता दूं। कंडीशन क्या है, तीन फोर्सेस, तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस एंड बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तब क्या होता है, फोर्स ले लीजिए F1 और उसके अपोजिट वाला एंगल यानी F2 F3 के बीच का एंगल जो अल्फा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, फिर F2 और इसके अपोजिट वाला एंगल साइन बीटा, और F3 इसके अपोजिट वाला एंगल साइन गामा। ये रिलेशनशिप वो फॉलो करता है, इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस, body must be in equilibrium, then this equation या this theorem will be followed। तो लामीज थ्योरम बोलते हैं इसे। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसान सी बात है। क्या होता है, एक टेक्निक है फ्री बॉडी डायग्राम की, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते वक्त काफी कारगर साबित होती है। आप क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम से एक बॉडी को फ्री कर लेते हैं, उस बॉडी को उस डायग्राम से उस बॉडी को फ्री कर लिया, और उस पर लगने वाले फोर्सेस केवल मेंशन करते हैं, उस पर, ऑन द बॉडी। तो बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस मेंशन करने बस, ऑन द बॉडी। वो जो फोर्स लगा रहा है उसको नहीं मेंशन करना, ऑन द बॉडी, बस वो फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। जैसे समझाने के लिए ये पुली वाला मैंने बनाया, दो ये बॉडी है, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में ए का दिखा रहा हूं, तो इसको, इस बॉडी को काट कर फ्री कर लिया, टिप दिया, बना लिया। इस पे लगने वाले फोर्सेस, ये देखिए, इस पे इसका वेट लग रहा है m1g, इस पे टेंशन लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, तो T। अब ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम के फोर्सेस हैं। अब ये अगर पुली नीचे आ रही है तो यहां पर ये m1g की वैल्यू T से बड़ी होनी चाहिए, तो m1g माइनस T इज इक्वल टू m1 इंटू A। ये हमने इक्वेशन बना दी। अब इसी तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बना सकते हैं। ये दूसरे वाले B की बात करें, ये B, तो फ्री बॉडी डायग्राम बी में m2g इसका वेट नीचे है और टेंशन ऊपर है। अब यहां पर ये जो बॉडी है ये ऊपर जा रही है एक्सेलेरेशन ए से, है ना, कोई एक ऊपर जा रही, कोई एक नीचे जा रही है, तो यहां पे t m2g से बड़ा होना चाहिए, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर आप एक्सेलेरेशन वगैरह निकाल सकते हैं। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम का एप्लीकेशन किया जाता है। सिंपल सी बात, एक डायग्राम में से जिसका फ्री बॉडी बनाना है, एफबीडी बनाना है, उस डायग्राम को काट कर डायग्राम से फ्री कर लो, और उस पर लगने वाले फोर्सेस ऑन द बॉडी जो है वो मेंशन कर दीजिए, और उससे इक्वेशन बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, खत्म, बहुत आसान। अब कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स की बात की जाए तो कॉमन फोर्सेस कुछ होते हैं, जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, वो केवल एक ही दो है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। बाकी अधिकतर फोर्सेस आपको मैकेनिक्स में कांटेक्ट फोर्सेस मिलेंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने बताया कि कई बच्चों को ये क्लैरिटी ही नहीं रहती कि कॉमन फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं। तो इस तरह के फोर्सेस हमारे कोर्स में जो हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अब बात करते हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, कह लीजिए रिलेटिव मोशन होने की स्थिति आती है, तो एक फोर्स उनकी सरफेस के बीच में डेवलप हो जाता है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर ये बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी तो इस पर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और अगर बॉडी इधर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, और ये कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट की वजह से डेवलप होता है। अच्छा, अब इसमें फ्रिक्शन में कई तरह के फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि बॉडी अभी चल नहीं रही है, रुकी है बॉडी, उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उस समय दो तरह के फ्रिक्शन पिक्चर में आते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन,
है ना। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं। ये मान लीजिए बॉडी यहां पर है, इस टेबल पे रखी है। अब आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी आगे नहीं चली, तो नहीं चली तो इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए कोई फोर्स लगा होगा ना। तो मान लीजिए उस समय जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो भी 1 न्यूटन लगा। अब आपने इस फोर्स को बढ़ाकर F1 लिख देते हैं, मान लीजिए F2 कर दिया 2 न्यूटन। अब भी ये बॉडी नहीं चल रही है, लेकिन ये फोर्स क्यों नहीं चल रही, क्योंकि 2 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स लगे। देखिए फ्रिक्शन का फोर्स बदल गया अपने आप। इस बदलने वाली प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अभी भी स्टैटिक है, चला ही नहीं है बॉडी। अब आप क्या करते हैं कि 2 न्यूटन पर, अब 2 न्यूटन पे जो, अब आप कर दीजिए चलिए 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन पर इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गया, इससे ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ सकता। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी भी बॉडी चली नहीं है, लेकिन अब अगर 3 न्यूटन से जरा सा भी ज्यादा आप कर देंगे तो ये बॉडी चल पड़ेगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बॉडी अभी भी नहीं चली है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो चलेगी, समझ गए। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसके अंदर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने बताया 1 से 2 न्यूटन होने की, 2 से 3 न्यूटन होने की। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। बढ़िया, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस लिखते हैं और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएस का मैक्स या कई किताबों में एफएल लिखा जाता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो मैंने आपको लगे हाथ समझा दिया। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी चलने लगती है, जब मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन है उसकी विपरीत दिशा में होती है। यानी अगर बॉडी इधर जा रही है, वेलोसिटी बना दीजिए इधर, तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आप देखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक, अब ये फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन पड़ा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू आर। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसके 2 खंड होते हैं या 2 तरीके से लगता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब फिसलती है एक चीज दूसरे के ऊपर तो एफ के इज टू म्यू के इंटू आर लग जाएगा। कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन, जब जैसे कि पहिया घूमता है, रोल करता है, तो उसकी वैल्यू होती है एफ आर इज टू म्यू आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन और स्मॉल आर का मतलब है इसका रेडियस इस सिलेंडर का जो रोल कर रहा है। यहां पर देखिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे बड़ा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे छोटा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है। इसीलिए साइकिल के पहिए के आविष्कार को टॉप 10 इन्वेंशंस ऑफ द फिजिक्स बोला जाता है। तो बहुत सिंपल, साइकिल हम भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हर जगह पहिया दिखता है, लेकिन उसका मेन पार्ट ये क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन सबसे कम होता है। अब ये ग्राफ जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को यहां पोर्ट्रे किया गया, बनाया गया है। ये अप्लाइड फोर्स है एक्स एक्सिस पे और यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू दिखाई गई है वाई एक्सिस पे। तो जब आप फोर्स लगाना बढ़ाते हैं तो एक बॉडी अगर रुकी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। बढ़ते बढ़ते जब वो टॉप पे पहुंचता है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। अब जब इसके बाद बॉडी चलने लगेगी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स आप लगा देंगे तो बॉडी मूव करेगी। जब मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन खट से लिमिटिंग से कम हो जाता है और ये लगभग स्टेबल रहता है, यानी इसकी वैल्यू नॉर्मली बदलती नहीं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसको आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। सरल बहुत है लेकिन आना तो चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा तो यही सब जाता है। अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होते हैं इसके लॉस क्या है, किस कानून का ये पालन करता है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, एफ एस मैक्स के लिए म्यू एस इंटू आर। ये एफ एस मैक्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर है नॉर्मल रिएक्शन। आइए देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। मतलब जो जिस सरफेस पे है उस पर कोई मान लो तेल वेल तो नहीं लगा दिया है, अगर चिकना कर दिया है तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम ज्यादा हो जाएगा। तो जो नेचर है सरफेस की उस पर डिपेंड करता है, कोई पॉलिशिंग तो नहीं है। दूसरा,
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो टेंजेंशियल एक्ट करता है टू द टू सरफेस। अगर कोई इस तरह से सरफेस आपने बनाई है तो इसकी और इसकी सरफेस में टेंजेंशियली लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होने वाला है उसका विरोध या उसकी उल्टी दिशा में लगता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिसकंसेप्शन कई बच्चों को रहता है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप किसी ब्रिक की बात करें, ईंट, चाहे ईंट को ऐसे रखो चाहे ईंट को लिटा के रखो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नहीं, सेम आएगा जब तक कि सरफेसेस और नॉर्मल रिएक्शन सेम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट से ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन आपका बढ़ेगा, अगर आर आपका बढ़ता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को विरोध करता है और उसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है। नेचर ऑफ द टू सरफेस में, यानी पॉलिश वॉलिश है तो उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर है नॉर्मल रिएक्शन, और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। इसमें भी कितना एरिया कांटेक्ट में, इससे फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। कोई बॉडी तेज चल रही, धीरे चल रही है, जब तक बहुत तेज बहुत धीरे ना हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू यही बनी रहेगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के आर बढ़ाओगे तो एफ के बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से काफी कम होता है। तो जब मोशन में बॉडी होती है तो फ्रिक्शन कम लगता है। अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो एंगल बिटवीन, ध्यान रखिएगा, दो चीजों के बीच का ये एंगल है। किन दो चीजों के बीच का एंगल? रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉडी रखी है, नॉर्मल रिएक्शन है और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो कि ये है, इसके बीच और नॉर्मल रिएक्शन के बीच, नॉर्मल रिएक्शन ये था, इसके बीच के एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दो फोर्सेस के बीच का फ्रिक्शन है। कौन से दो फोर्सेस? एक तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर आता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशनशिप होती है? तो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी याद करके रखिए। एक आता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? जब किसी बॉडी को आप इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं और उसको वो एंगल कि अगर ये एंगल बढ़ा दिया जाए फाई थोड़ा सा तो ये बॉडी सरकने लगे, फिसलने लगे, तो वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल ऑफ रिपोज फाई है कि फाई वो एंगल है जहां पर ये बॉडी जस्ट फिसलने वाली हालत में, इससे बड़ा एंगल हुआ तो फिसल जाएगी। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो आप पॉलिश करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लुब्रिकेशन, जैसे कि आप साइकिल चलाते होंगे, जो ग्रीस साइकिल में लगाई जाती है, ऑयलिंग की जाती है, उससे कम होता है। या इस शेप का बनाते हैं स्ट्रीमलाइन, जैसे बाइक वाइक बनाई जाती है तो उसका शेप स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिससे कि बाइक एयर रेजिस्टेंस को झेल पाए और आसानी से आगे बढ़ सके। अब आता है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक कोई सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी, जैसे ये सर्कुलर मोशन में है और इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर है इसका स्पीड कांस्टेंट है तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करने के लिए एक सेंटीपीटल फोर्स की आवश्यकता होती है, सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन की, उसकी वैल्यू वगैरह की बात की जाएगी। ठीक, तो ये आप समझ गए। अब ये कितना सेंटीपीटल फोर्स चाहिए? mv स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बिना सेंटीपीटल फोर्स के कोई भी बॉडी गोल गोल चक्कर नहीं लगा सकती है। सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन कितना है? v स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटीपीटल जो फोर्स होता है इसकी हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है। जब भी बॉडी कहीं जाएगी हमेशा फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ पाया जाएगा। ये एक्सेलेरेशन और ये रहा आपका फोर्स। अब कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड। अब एक कार जो सर्कुलर रोड पे टर्न करती है तो टर्न करने के लिए उसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, गोल गोल घूम रही है। तो सेंटीपीटल फोर्स कहां से मिलेगा? फ्रिक्शन से मिलता है, जो उसकी टायर और रोड के बीच लगता है। वो
अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ले लें म्यू, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी इस कार की वो वी मैक्स होती है अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, आर है जिस जिस रेडियस की सड़क है जिसमें मुड़ना है, और जी आप जानते ही हैं। अगर इससे ज्यादा की स्पीड आपने इस कार की कर दी तो ये सीधे निकल जाएगी और घुस जाएगी जहां भी टकराएगी जाके। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि सर्कुलर रोड पर मैक्सिमम स्पीड एक कार कितना होल्ड कर सकती है, वी मैक्स इज टू अंडर रूट म्यू आर जी। दूसरा, अब क्या होता है कि ये मान लीजिए बारिश हो गई या कुछ हो गया तो इसको इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रह ही नहीं जाता, घट बढ़ जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन थोड़ा इंक्लाइंड सड़क बनाते हैं। इसको बैंक बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। बैंकिंग का मतलब क्या है कि जो आउटर एज है सड़क की उसको इनर एज की रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, तो तिरछी रोड हो जाती है हल्की सी। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड या बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। ये कर्व रोड तो है ये घूमती हुई, लेकिन थोड़ी बैंड कर दिया, ऐसे को ऐसे कर देते हैं बस। इससे क्या होता है, हमको दो फोर्सेस मिलने की संभावना बन जाती है, फ्रिक्शन फोर्स भी और बैंकिंग की वजह से भी। अब यहां जो वेलोसिटी देखिए हो सकती है स्पीड, वो होती है अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा, मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। तो यहां पर आर जी और टेन थीटा का मतलब जिससे जितने एंगल से आपने बैंकिंग की है, और म्यू आप जानते ही हैं, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है कि मैक्सिमम स्पीड की सेफ लिमिट क्या होगी। तो स्पेशल केसेस अगर फ्रिक्शन जीरो, मतलब ये यहां पर ये लिख देते हैं मिनिमम वियर एंड टियर, यानी टायर कम से कम घिसे, उस समय क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स जीरो होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होने के केस में म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मिनिमम वियर एंड टियर में ये मैक्सिमम वी मिलेगा। और कितना बैंकिंग होना चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये थीटा की वैल्यू कब के केस के लिए, मिनिमम वियर एंड टियर, यानी कि फ्रिक्शन कम जीरो हो उस समय। अब बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, अब एक आप जैसे साइकिल चलाते हैं तो जब आपको मुड़ना होता है तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं जिस तरफ मुड़ रहे होते हैं रेडियस की तरफ, जिससे आप मुड़ सके, सेंटीपीटल फोर्स ऑफर हो सके। वो वैल्यू कितने मुड़ते हैं, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये एंगल है, अगर आप स्पीड ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा एंगल से आपको मुड़ना होगा। जैसे आप जानते हैं ओलंपिक वगैरह में एक मोटरसाइकिल रेस होती है तो कितना ज्यादा वो रोड की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए कि वो मुड़ पाए। अगर नहीं झुकेंगे, थीटा कम रखेंगे, स्पीड ज्यादा है तो फेंका जाएंगे सीधे, ये दिक्कत हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिए और आपको याद कर लेने चाहिए कि सर्कुलर टर्न ऑन लेवल रोड, अगर लेवल रूट पे सर्कुलर टर्न है तो वी मैक्सिमम हो जाएगा या अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। बैंकिंग ऑफ रोड है विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ बैंकिंग ऑफ रोड की गई तो वी मैक्स की वैल्यू है अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा। फिर बैंकिंग ऑफ रोड है विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को जीरो कर दिया, मिनिमम वियर एंड टियर, तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में टेन थीटा इक्वल टू व्यू स्क्वायर अपॉन आर जी। ये मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है, और आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन लगाएं उसके लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं क्लास 11 फिजिक्स के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न के अनुसार हैं ये। और 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है बस, जो आप आराम से लगा पाएं, और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड का निचोड़ है, जिसको लगाने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने वो क्वेश्चन लगाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उसको लेकर लगा मारिए और निश्चिंत हो जाइए कि वो सही क्वेश्चन आपने लगा लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि और कैसे वीडियो आपको चाहिए जिससे मैं उस डायरेक्शन में मेहनत करूं जहां पर ज्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बेटा।